नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रशिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी सरकार। 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। विदेशी निवेशकों को समिट के लिए करेंगे आमंत्रित। महिला कांग्रेस नेताओं के मुंडन पर सियासत। गणेश गोडियाल ने बीजेपी को पढ़ाया सनातन का पाठ। अंकिता केस में वीआईपी का खुलासा न होने पर फिर मुंडन करेंगे कांग्रेसी। यूके SSS के अध्यक्ष ने किया बड़ा खुलासा। आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे चल रहा आयोग, बिना आईटी और लीगल टीम के हो रहा काम। और राजधानी देहरादून में अब रोबोटिक मशीन से होगा सीवर क्लिनिक। जल संस्थान की तरफ से की गई खास व्यवस्था। सफाई कर्मियों को मिलेगी राहत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। सीएम धामी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार के एक डेलीगेशन के साथ आगामी 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे। यहां राज्य सरकार का डेलीगेशन लंदन और बर्मिंघम में बड़े बिजनेस हाउसेज में टूरिज्म, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग के अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उद्योग घरानों के साथ बैठक कर उन्हें दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का आमंत्रण देंगे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने से युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर बड़े निवेशक आए और वो निवेशक यहाँ हमारे यहाँ निवेश करेंगे। एक हमारे लिए बड़ा अवसर है और इस अवसर का हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हमारा राज्य आगे बढ़े, ज़्यादा निवेश होगा, ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा समृद्धि होगी, हर प्रकार के हमारे अवसर ज़्यादा पैदा होंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण संबंधित विधेयक के लिए गठित प्रवर समिति के कार्यकाल का 1 महीना और बढ़ा दिया है। प्रवर समिति का कार्यकाल 26 सितंबर को समाप्त हो रहा था, जिसे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए विधेयक पेश किया था, लेकिन इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया। इस समिति को 15 दिन में विधेयक पर अपने सुझाव देने के लिए कहा गया था, लेकिन अब प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो प्रवर समिति मेरी अध्यक्षता में बनी थी, हमने एक बैठक उसकी की है और चूँकि अभी अंतिम निर्णय तक हम नहीं पहुँचे हैं, तो उसके जो 15 दिन हमें मिले तो 25 सितंबर को पूरे हो रहे हैं। उस बीच रिपोर्ट जो हमें माननीय अध्यक्ष जी को देनी नहीं दे पाने की स्थिति में हमने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया हमें उसके लिए कुछ समय और दिया जाए। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की 2 नेताओं द्वारा किए गए मुंडन पर सियासत जारी है। मुंडन को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सनातन का अपमान बताया, तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट को सनातन का पाठ पढ़ा दिया है। गणेश गोदियाल ने भाजपा नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज के एक बयान को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सर मुंडवाकर साधारण जीवन जिएंगे। गणेश गोदियाल ने कहा कि आज राज्य की 2 महिलाओं ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए मुंडन करवाया है, लेकिन भाजपा ने इसे भी राजनीति का विषय बना लिया है। गोदियाल ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं होता तो कांग्रेस के नेता भी अपना मुंडन करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने धर्म तक की बात उठा दी। एक तरफ आरोप लगाते हैं कि अंकिता भंडारी के प्रकरण पर कांग्रेस सियासत कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं नंबर 1 बात कि चलो कांग्रेस सियासत कर रही है, लेकिन कांग्रेस जिन प्रश्नों को उठा रही है कि भाई वो वीआईपी कौन है, वो अभी तक जनता के सामने उसको बेनकाब क्यों नहीं सरकार कर पाई है। अंकिता भंडारी के हत्या स्थल में सबूत क्यों मिटाए गए सरकार के द्वारा। यूके SSS पिछले लंबे समय से पेपर लीक मामलों को लेकर विवादों में रहा है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में ये मुद्दा चर्चा का विषय बनता नजर आया, मगर हैरानी इस बात की देखने को मिलेगी कि जिस आयोग पर हजारों युवाओं का भविष्य निर्भर रहता है, वो आयोग आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक मामलों को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शुरुआत से ही विवादों में घिरा रहा, मगर अब जब आयोग की व्यवस्थाएं फिर से पटरी पर उतरने लगी थी तो आयोग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जिस आयोग पर हजारों युवाओं का भविष्य निर्भर करता है, उस आयोग की बागडोर ज्यादातर आउटसोर्स कर्मचारी संभाल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश भर में हजारों परीक्षार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा करवाने वाले आयोग के पास आईटी की कोई स्थायी टीम ही नहीं है। इसके लिए आयोग को आउटसोर्स कर्मचारियों पर ही आश्रित होना पड़ता है और ये स्थिति तब है जब पहले से ही आयोग पेपर लीक जैसे मामलों में घिर चुका है, मगर फिर भी आयोग आउटसोर्स कर्मचारियों पर ही भरोसा करता है। हालांकि आयोग के अध्यक्ष भी मानते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि जो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के दौरान सूचना भेजते हैं, उनका डाटा भी आयोग के पास नहीं होता। कंपनी के पास ये पूरी सूचना होती है जिसका वो कभी भी मिसयूज कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से उसमें जो आईटी का सेक्टर है या लीगल सेक्टर है, उसमें हमारे पास बहुत दिक्कतें हैं। वो हम लोग आउटसोर्स करते हैं और बाहर से लोग रखते हैं, जो बहुत हमारे लिए कभी कभी हो सकता है नुकसानदायक भी हो। बेहतर ये होगा कि अगर हमारा आईटी का अपना मजबूत सेल हो तो बेहतर काम कर सकता है, जिसकी एक जिम्मेदारी भी होगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी। और बाहर का आदमी और रखा आपने, कोई गड़बड़ होगी चला भी जाएगा। कोई एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं ना, उस लड़के से सारी सूचनाएं मांगते हैं। डाटा बेस तैयार तो बहुत मजबूत, काफ़ी डाटा हमारे पास होगा। अभी तक सब आउटसोर्स ही कर रहे हैं। हमारी डाटा लोग कंपनी के पास है, कभी कोई उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने कमीशन में एक मजबूत आईटी सेल बनाएं और यहाँ उनको भर्ती करें। उसकी जिम्मेदारी भी होगी और काम के प्रति उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी भी होगी और उसको मेहनत से वो करेगा भी। यही हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है। इतना ही नहीं, आयोग में सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कर्मचारियों की ही कमी नहीं है। आयोग बिना स्थायी लीगल टीम के भी काम कर रहा है। आयोग फिलहाल 500 केस कोर्ट में लड़ रहा है, मगर यहाँ भी UKSSC आउटसोर्स पर लीगल टीम हायर करता है और उन मामलों की कोर्ट में पैरवी करवाता है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुसीबतें इतनी ही नहीं है। जब आयोग का गठन हुआ था तो इसमें 62 कर्मचारियों का ढांचा तय किया गया था, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो आयोग में काम करने वाले केवल 20 से 25 कर्मचारी ही है। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि फिलहाल सरकार को ढांचे में संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। देखिए, जब ये कमीशन बना होगा तो उस टाइम पर करीब 62 का ढांचा था हमारा, जिसमें अलग अलग पद थे। कुछ प्रमोशन के पद भी थे, कुछ 4th क्लास में होंगे जो सपोर्टिंग, जो आउटसोर्स हम लोग करते हैं। और वर्किंग जो एक्चुअल जो हमारे पास आज देखेंगे हम अपने कमीशन में, जो वाकई जिनको काम करना है, जो कर रहे हैं, वो हमारे पास 30-22 से ज़्यादा नहीं है। और हम लोगों ने एक नया प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा है अपनी कमी को देखते हुए। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि जिस आयोग पर हजारों युवाओं के भविष्य का जिम्मा है, उसी आयोग की बागडोर आउटसोर्स के कर्मचारियों के हाथों में सौंपी गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इतने बड़े भर्ती घोटाले के बाद भी आयोग नींद से नहीं जागा? क्या आउटसोर्स कर्मचारियों के हाथों में आयोग की बागडोर सौंपना सुरक्षित है? आउटसोर्स के माध्यम से जिन कंपनियों को भर्ती परीक्षाओं का ठेका दिया जाता है, आखिर आयोग उन पर आंख मूंदकर कैसे विश्वास कर लेता है? क्या आयोग की लापरवाही की वजह से ही पिछले दिनों इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है? आखिर समय रहते आयोग अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं कर पाया? क्यों आयोग ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हाथों में युवाओं का भविष्य सौंप दिया? सवाल कई हैं, मगर इन सवालों का जवाब शायद आयोग के पास भी ना हो। लेकिन आयोग की इस हिला हवाली रवैये की वजह से प्रदेश के युवाओं को खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में अगर समय रहते UKSSC ने अपनी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं लाया तो प्रदेश के युवा भविष्य में फिर किसी बड़े घोटाले का शिकार हो सकते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून की सड़कों पर लगने वाले जाम से लोग काफी परेशान हैं। हालांकि यातायात पुलिस लगातार जाम की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करता है। वहीं अब SSP अजय सिंह ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किए जाने के संबंध में आम जनता से समस्याओं और सुझाव को साझा करने की अपील की है। SSP अजय सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस देहरादून के फेसबुक पेज पर देहरादून ट्रैफिक पुलिस और यातायात निरीक्षक के WhatsApp नंबर 7060982870 पर 3 दिन के अंदर आप अपने सुझाव उपलब्ध करा सकते हैं।
इससे सबसे बड़ी जो है कि इसमें आम जन हमेशा इसमें ट्रैफिक में कहीं ना कहीं अपने काम के बहाने, कभी स्कूल के बहाने, हर जगह उसको निकलना होता है और ट्रैफिक से दो चार होना पड़ता है। क्योंकि देहरादून शहर में भी जिस तरह से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और इतने ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, जो मसूरी अन्य जगह पर जाते हैं, इसके कारण, स्कूलों के कारण, तो यातायात का दबाव बनता है और ख़ासकर जो आम जन है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक से लेकर बार बार अपनी समस्याओं को और मीडिया के माध्यम से भी आती रहती हैं। इसको देखते हुए, चूँकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में नहीं, छोटे छोटे जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पर जो सुझाव होते हैं, इसको लेते हुए हमने एक वेबसाइट जो हमारी फेसबुक पेज है ट्रैफिक का, उस पर भी सुझाव मांगे। साथ ही साथ एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर रहे हैं, जिस पर आम जन, मीडिया के लोग, प्रबुद्ध लोग जो भी यातायात के संबंध में अपने सुझाव दे सकते हैं, लोकल सुझाव दे सकते हैं जहाँ पर वो आते जाते हैं, जिससे कि अन्य विभागों के साथ बैठकर हम एक उसमें मंथन कर पाए और छोटे छोटे जो उनके सुझाव हैं उस पर अमल करके ट्रैफिक की व्यवस्थाओं में थोड़ा सा हम रिलीफ दे पाए। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में लगातार डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। प्राचार्य अरुण जोशी के मुताबिक सुशीला तिवारी अस्पताल में अब तक 38 डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जबकि डेंगू की स्थिति को देखते हुए अस्पताल में 100 बेड डेंगू के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा पिछले 1 से 1.5 महीने में डेंगू से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि जिले में डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अभियान भी चलाए हुए है। यहाँ अस्पताल में डेंगू के इलाज की समुचित व्यवस्था पूरी हमारे यहाँ है। एक करीब 100 बेड डेडिकेटेड हमने डेंगू के लिए बिल्कुल ईयरमार्क कर दिए हैं और आज में 38 मरीज भर्ती हैं और जैसे भर्ती होंगे, जब पीडियाट्रिक्स में भी मेडिसिन में जैसे जरूरत पड़ेगी है और नोडल ऑफिसर ने बताया भी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वी कैन एक्सपैंड द बेड्स फर्दर ऑल्सो। 50 बेड इमीडिएटली हो जाएंगे। जो उसके मैनेजमेंट दवा सारी है, स्टाफ है, मैन पावर है, जो भी उसमें चाहिए वो चाहिए। प्लेटलेट्स की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो भी है उसके वो है। कुछ मरीज जो डेंगू हेमरेजिक फीवर में जाते हैं, डॉक्टर परमजीत ने बताया है, उनको जो आईसीयू केयर पड़ती है, उनको आईसीयू उनका मैनेजमेंट करते हैं। अभी तक हमारे ऐसी प्रॉब्लम्स हुई नहीं है, तो उनका मैनेजमेंट तो यहाँ पूरा हो ही रहा है। देहरादून में सीवर की सफाई हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है और इसी समस्या से निपटने के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने वाला है। जी हां, सीवर सफाई मशीन जल संस्थान द्वारा मंगाई गई है। इसमें खास बात यह है कि ये मशीन रोबोट तकनीक पर बनाई हुई है, जिसे रिमोट कंट्रोल के माध्यम से ऑपरेट किया जा सकता है। सहायक अभियंता राघवेंद्र डोभाल ने कहा है कि रोबोटिक मशीन आने के बाद छोटी गलियों में भी सीवर क्लीनिंग का कार्य आसानी से किया जा सकेगा। प्रोक्योरमेंट के बाद जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा। हम जल संस्थान में और स्मार्ट सिटी के माध्यम से रोबोटिक क्लीनिंग मशीन, सीवर क्लीनिंग मशीन का प्रोक्योरमेंट अभी गतिमान है, जिसके आने के पश्चात जो है अभी भी थोड़ा बहुत मैनुअली हमारे यहाँ वैसे तो होता नहीं है, बट जो मशीन हमें बड़ी मशीन होती हैं छोटी छोटी गलियों में जा नहीं पाती हैं, वो रोबोटिक की मशीन से हम सीवर मैनहोल चैम्बर जो हैं उनको क्लीन कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो ये जल्दी ही प्रोक्योरमेंट इसके अभी चालू है और प्रोक्योरमेंट के बाद आपका ये जल्दी ही हमारा मतलब देहरादून में और हमारे उत्तराखंड में ये चालू हो जाएगा। आज हम आपको मिलवाएंगे पौड़ी जिले की लिटिल सिंगर स्टार से, जिसने अपनी सुरीली आवाज से सबका दिल जीत लिया। ये लिटिल स्टार विकास खंड नैनी डांडा के लूठिया गांव की रहने वाली है और इन दिनों नन्ही सिंगर स्टार बिपाशा द्वारा गाया गया गढ़वाली गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इनसे मिलिए। ये है पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखंड नैनी डांडा के लूठिया गांव की रहने वाली नन्ही बच्ची बिपाशा, जो आजकल सोशल मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई है। बच्ची के द्वारा गाया हुआ गढ़वाली गाना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के दौर में हमें हर दिन कई ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर हमारा चेहरा खिल उठता है। आज के टाइम पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से आपके हुनर को पहचान मिलना आसान हो गया है और यही वजह है कि आज बिपाशा भी कम समय में अपनी बेहतरीन आवाज के जरिए सबके दिलों में छाई हुई है। जैसे ये चीज
से गाने का शौक रहा, जैसे भोजपुरी गाने, हिंदी और गढ़वाली को मैं बहुत कम गाती थी, पर अब ज़्यादा गाती थी। मैंने कोई शिक्षा की पढ़ाई नहीं की, मैं खाली अपना वैसे मनोरंजन में गाती थी इस गाने को। मुझे बहुत अच्छे लगते थे छोटे से गाना गाना। फिर जब यहाँ स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होते थे तो मैं उनमें भी गाना गा देती थी। फिर ऐसे करके मेरी आवाज़ अपनी मातृभाषा गढ़वाली को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मेरा सपना यही है कि मैं सिंगर बन जाऊँ, गढ़वाली क्षेत्र में पढ़ाई भी करूँ, साथ साथ में गाना गाऊँ। मेरे खुद का शौक था, फ़ोन मोबाइल में देख देख के मैं सीख जाती थी खाली। आपको बता दें कि बिपाशा राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा की छात्रा है। सोशल मीडिया पर अपने बेहतरीन गायकी के जरिए चर्चाओं में आने पर विद्यालय के अध्यापक भी काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं बिपाशा के माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटी के हुनर को एक सही दिशा मिल सके ताकि आने वाले समय में उनका नाम भी रोशन हो सके। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी उसके हुनर की जमकर सराहना कर रहे हैं। वो साथ दिया, उसमें सिखाया उसको स्कूल में भी और हौसला बढ़ाया उसका। वो घर में भी देखती रही, 10-11 साल की थी तब से इसको यही हुआ, ये भी मैं देखती रही और तब बोलती थी मम्मी मैं भी ऐसी बनूंगी, सिंगर बनूंगी। अच्छा, कल हमने ये गाना सुना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने पास में ही गाँव की है ये लड़की, हम आज जहाँ आए स्कूल में, मेरे भी पास में गाँव है। बहुत ही अच्छी आवाज़ है लड़की की और कल से और आज तक कम से कम 8-10 लाख लोगों ने व्यू चले गए। तो कहीं ना कहीं इसको मौका मिलना चाहिए, कहीं बड़े मंच पे हमारे जितने भी लोग कलाकार हैं, नेगी जी हैं या कोई भी अदर कलाकार हैं हमारे जो उत्तराखंड के हैं, कहीं ना कहीं इसको मौका दें। ये बहुत ही बढ़िया टैलेंट है और ये बहुत अच्छा कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। बिपाशा के हुनर की सोशल मीडिया पर तो खूब सराहना की जा रही है। हम सब भी दुआ करते हैं कि उसके इस हुनर को एक सही दिशा मिले ताकि उसकी इस गायकी की कला को सही ढंग से तराशा जा सके। उत्तरकाशी के पीपली में यूपी निर्माण निगम का बड़ा कारनामा सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि साल 2012-13 में यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य कर रही संस्था ने 10 सालों में भी कच्ची सड़क खोदने के अलावा कोई काम नहीं किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज की नींव तक नहीं रखी गई। बावजूद इसके यूपी निर्माण निगम को 3 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, जिसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। वहीं अब इस मामले में स्थानीय लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को जिलाधिकारी के जरिए पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये जो धनारी पॉलिटेक्निक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 2012-13 में स्वीकृत हुआ था और स्वीकृति से लेकर आज तक यानी कि 8-10 साल तक बीत चुके हैं। लेकिन आप आज वहाँ पर गए थे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी। तो मुझे भी लगा कि मुझे क्या लगा, मैं धनारी क्षेत्र का होने के नाते और 40 गांव उस पट्टी से, उस पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए और एक ऐसी आशा थी कि जो गरीब बच्चे धनारी में रह रहे हैं उनके लिए एक जो उच्च शिक्षा, जो व्यावसायिक शिक्षा है, उसके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। उत्तराखंड में भूस्खलन वो समस्या है जिसका समाधान हर कोई चाहता है। भूस्खलन की इस समस्या के समाधान के लिए अगर कोई आम नागरिक आगे आए तो शायद उसके लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन इसे हकीकत में बदलने वाले मैकेनिक प्रताप पोखरियाल से आज आपको मिलाते हैं। ये कोई आम बगीचा नहीं, ये कार मैकेनिक प्रताप पोखरियाल की 40 सालों की मेहनत है। ये वो जमीन है जो कभी बंजर थी। ये उत्तरकाशी जिले का वरुणावत पर्वत है जिसकी सबसे बड़ी समस्या भूस्खलन हुआ करती थी। साल 2013 में हुए भूस्खलन की जद में जिला मुख्यालय के बड़े होटल और बस अड्डा भी आया और इसी भूस्खलन ने बदली वरुणावत पर्वत की तस्वीर। और यहीं से शुरू हुआ पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल का सफर, जिन्होंने पिछले 40 सालों में 45 एकड़ जमीन में हर दिन वृक्षारोपण कर एक विशाल वन स्थापित कर दिया। इस वन में 300 से ज्यादा प्रजाति के पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण का नतीजा ये मिला कि वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन बंद हो गया।
वो तलाटी में आप जो पीछे जंगल देख रहे हैं, यहाँ मैं 1980 में आया था और 1980 से ही खाली जंगल था, तो मैं जो यहाँ पे रोज़गार के लिए आया था, रोज़गार अपना शुरू किया और यहाँ में पीछे से धीरे धीरे जो मतलब खोदता रहा और यहाँ पे पेड़ लगाना शुरू कर दिया। 2003 में जो है अचानक यहाँ पे भूस्खलन हुआ, पूरा पहाड़ टूटा और जो मेरा बहुत बड़े बड़े पौधे यहाँ पे मतलब पनप रहे थे, तो वो जो बड़े बड़े बोल्डर जब आते हैं, जब भूस्खलन होता है तो बड़े बड़े बोल्डर आते हैं, तो इस जंगल ने उसको उलझा के रखा और उलझा के रखा। तो धीरे जब पहले 5-7 दिन पहले बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, तब फिर मिट्टी चलने शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ये जंगल ने सबसे पहले तो बाज़ार को बजाया, जो ये मतलब नहीं तो कैजुअल्टी हो सकती थी, पूरी बिल्डिंग गिर जा सकती थी, परंतु वो पेड़ों ने उसको उलझा के रखा 10-11 दिन में और फिर उसके बाद मिट्टी चलने लगी। प्रताप पोखरियाल ने जिले में कई स्थानों पर हर्बल गार्डन भी बनाए हैं। कोरोना काल में उन्होंने अपने इस हर्बल गार्डन से हजारों लीटर गिलोई का जूस जिले के अस्पतालों में निःशुल्क बांटा। प्रताप पोखरियाल का पर्यावरण के प्रति समर्पण देखकर उन्हें कई सम्मान भी मिले। इनका कहना है कि यहाँ पर इन्होंने विभिन्न प्रकार की 300 से भी ज़्यादा औषधीय पौधों की प्रजातियाँ यहाँ पे लगाई है, वनीकरण किया है, उद्यानीकरण किया है, पुष्प लगाए हैं। तो ऐसे समाज सेवी जो प्रताप पोखरियाल, इन्होंने केवल अपने दम पर ये वन का निर्माण किया और इस भूस्खलन क्षेत्र को जो है भूस्खलन होने से रोक दिया है। भविष्य में यहाँ पर कोई भी भूस्खलन नहीं होने वाला है। यहाँ पे बृहद वृक्षारोपण कर दिया गया है। अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो मंजिल खुद ही मिल जाती है। इस कहावत को हकीकत में बदलने वाले प्रताप पोखरियाल के जज्बे और मेहनत से हम सबको सीखने की जरूरत है। उत्तरकाशी से पृथ्वी नेथानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलौर के लिब्बर हेड़ी में पुलिस कर्मी की पत्नी इंसाफ की गुहार लगा रही है। दरअसल 2 महीने पहले गांव के कुछ दबंग लोगों ने पीड़ित के घर पर आकर धावा बोला। लाठी डंडों से लैस होकर आए दबंगों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। उस दौरान महिला के पति ने अपनी जान बचाई जैसे तैसे, लेकिन इस घटना में परिवार का एक सदस्य घायल हो गया। परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति की हाल ही में पोस्टिंग रुद्रप्रयाग में की गई है। ऐसे में उसे अपनी जान माल का खतरा सता रहा है। मैं लिब्बरेडी गांव से हूँ, गरिमा नाम है मेरा, और मेरे पति पुलिस में है, गौरव चौधरी। हमारे साथ झगड़ा हुआ। गांव के कुछ लोग थे, हर्षवर्धन राठी, आर्यवीर राठी उनका लड़का, और नितिन राठी, और सर सुधीर चौधरी, इन सब ने मारपीट की हमारे घर पे आके। और हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हुए थे, उनके साथ भी मारपीट की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी सरकार। 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। विदेशी निवेशकों को समिट के लिए करेंगे आमंत्रित। महिला कांग्रेस नेताओं के मुंडन पर सियासत। गणेश गोडियाल ने बीजेपी को पढ़ाया सनातन का पाठ। अंकिता केस में वीआईपी का खुलासा न होने पर फिर मुंडन करेंगे कांग्रेसी। यूके SSS के अध्यक्ष ने किया बड़ा खुलासा। आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे चल रहा आयोग, बिना आईटी और लीगल टीम के हो रहा काम। और राजधानी देहरादून में अब रोबोटिक मशीन से होगा सीवर क्लीनिक। जल संस्थान की तरफ से की गई खास व्यवस्था, सफाई कर्मियों को मिलेगी राहत।